नमस्ते, एड प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर। पिछले क्लासेस में हम समास को पढ़ चुके थे और समास के भेदों को भी पढ़ चुके थे। तो आज हम समास के भेदों को विस्तार से पढ़ेंगे। तो उनमें से मैं यहाँ पर दो समासों को लेकर आया हूँ। तो साथियों, पिछले क्लासेस में हम संधि को भी पढ़ाए हैं। आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को या इस वीडियो को, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथियों, इसके पहले हम हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड पर भी कुछ क्लासेस किए हैं। आप इंटरेस्टेड हैं और आप भी अपने नॉर्मल कीबोर्ड पर हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। उनका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथियों, मैं इस चैनल पर हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य तथा जॉब नोटिफिकेशंस तथा एडमिशन नोटिफिकेशंस को बताऊंगा। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो आगे आने वाले क्लासेस हो, एडमिशन नोटिफिकेशंस हो या जॉब नोटिफिकेशंस हो, आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथियों, हम अभी पढ़ेंगे समास के भेद। इसमें मैं यहाँ पर दो समास को लेकर आज पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है द्वंद्व समास और दूसरा है बहुव्रीहि समास। तो आज हम इन दोनों समास को विस्तार से पढ़ेंगे और मैं यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ, तो कि आपको जो आगे आने वाली परीक्षाओं में तकलीफ़ ना हो और आसानी से याद करके आप उसको पक्का कर सके और आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। और इस वीडियो के बाद आपका जो समास का समस्या है, जहाँ पर भी आपको डाउट है, कन्फ्यूज़न है, वो सब क्लियर होके आप गलत ना करके पूरा नंबर ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले क्लासेस में मैं आपको समस्त पद या सामासिक पद को समझाया था। जैसे कि सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं, यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम संक्षेप करके एक ही शब्द में बता देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। ठीक है, तो इसी तरह आज हम ये समझेंगे कि विग्रह क्या होता है। जैसे कि आप बहुत बार सुनते हैं कि समास विग्रह और संधि विच्छेद, है ना। दो संधि में क्या होता है, दो वर्णों के मेल से होता है ना। यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल से एक शब्द बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सामासिक पद या समस्त पद। जब अभी हम देखेंगे विग्रह क्या है। देखिए, जब सामासिक पद को विस्तार से लिखते हैं तब उसे विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण में मैं यहाँ पर बताया हूँ कि राजा का पुत्र, ये क्या है? ये है आपका विग्रह। और ये जो राजपुत्र है, ये क्या है? समस्त पद, है ना। तो चलिए, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। साथियों, मैं आज इस दोनों समास को पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आप इसे कैसी तरह से भी पढ़ लीजिए और समझ लीजिए और आपका कॉपी में जिस तरह भी नोट बना लीजिए, ताकि आपको आसानी से याद रह जाए। ठीक है, तो आप ना, मैं पिछले क्लासेस में आपको 6 समास बताया था, है ना। समास कितने प्रकार के होते हैं?
6 प्रकार के। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में और भी आपका जो डाउट रहेगा और मैं आपको और भी अच्छे से याद दिलाना चाहता हूँ कि किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, प्रधानता के आधार पर। अगर हम इसको आधार मानकर लेंगे तो ये 4 प्रकार हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर वे क्या है। पहला है दोनों पद प्रधान, दूसरा है दोनों पद अप्रधान, और तीसरा है पूर्व पद प्रधान, और चौथा है उत्तर पद प्रधान। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि तो सर फिर और 2 भी समास है ना, तो वो 2 समास इसके अंतर्गत ही आते हैं, द्विगु और कर्मधारय। कौन कौन से आएंगे, द्विगु और कर्मधारय। ठीक है, चलिए आप अपने कॉपी में लिखिएगा इसको। प्रधानता के आधार पर 4 समास के भेद होते हैं और वे 4 ये हैं, तो लिख लीजिए। और आपका जो भी 2 बचेगा उसे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। चलिए अब हम आगे चलकर पढ़ेंगे द्वंद्व समास। आप भी जानते होंगे द्वंद्व समास क्या है, तो चलिए आज मैं आपको ऐसे याद दिलाऊंगा कि आपको सरल से आसान से समझ में आ जाए, और अपने कॉपी में एक तरफ से लिखते जाएंगे ताकि वो आखिर में आपको एक अच्छा नोट्स बन सके और वो आपको कंफ्यूज ना करे, आपको चीज़ों को सीधे सीधे देखते ही समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं द्वंद्व समास क्या है। जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, क्या है, देखिए ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको दोनों पद प्रधान हो तब यह द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे कि पहला पद प्रधान है और दूसरा पद भी प्रधान है, वो कैसे, चलिए अब हम मैं उदाहरण देखेंगे। धर्माधर्म, देखिए ये आपको आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तो आगे भी ये बहुत बार पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है देखने में। तो आपका जो ट्रिक है, जब आप देखते होंगे कि जब 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह दिखाई दे तो आप सीधा सीधा क्या लगाते हो, तो द्वंद्व समास लगाते हैं, है ना। तो आपको ऐसे समझना चाहिए कि योजक शब्दों का प्रयोग हो, उन दोनों पदों के बीच क्या प्रयोग हो, योजक शब्द। ठीक है, देखिए ये धर्माधर्म में ये कैसे होगा, देखिए दोनों पद प्रथम होते हैं। अगर हम इसको विच्छेद करके देखेंगे, धर्म और अधर्म, ये होगा इसका विग्रह। ठीक है, धर्म और अधर्म, तो ये क्या आएगा। और यहाँ पर देखिए ये पहला पद धर्म ये भी प्रधान है और दूसरा पद अधर्म ये भी प्रधान है, तो
इसी तरह देखिए राजा रानी, ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो उसी में आएगा। और बाई बहन, बाई और बहन, राजा और रानी, दिन और रात, चाय वाय। देखिए आपको जैसे भी है चाय और वाय, तो इसको भी आप इसके अंतर्गत ही दे सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समस्त पद है द्वंद्व समास के लिए, यह भी बहुत बार पूछा जा सकता है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। जब इसमें दोनों पद प्रधान ना हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं ये दोनों पद मिलाकर, तो उसे क्या कहते हैं हम? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि नीचे देखिए, पहला पद अप्रधान है, दूसरा पद अप्रधान है, और ये दोनों मिलकर इसका जो प्रधान या इस तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास। देखिए यहाँ पर मैं आपको ऐसे भी ट्रिक दूंगा कि आपको पहचानने में, जब भी आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तब आपको पहचानने में इसको बहुत आसान होगा। देखिए इसमें ज़्यादातर आपको पौराणिक से संबंधित होते हैं, और जिस तरह आपको पौराणिक शब्दों से संबंधित देखने को मिलते हैं, ये भी एक याद रखने की तरीका है। इसे आप मान लीजिए ट्रिक भी है, और यहाँ पर आपका खुद का भी ट्रिक निकाल सकते हो, यानी कि आप जैसे भी कीजिए तो वो उस ट्रिक आपको याद करा दे और आपका नंबर पक्का हो जाए और गलत ना करे। ठीक है, चलिए और यहाँ पर देखिए कुछ हम उदाहरण देखते हैं। इसके पहले मैं आपको और भी समझाऊंगा ताकि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर से समझ में आ जाए। देखिए इस समास में क्या होता है, जब दोनों पद मिलाकर हमें तीसरे की पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि अर्थात, इससे भी आपको आए, अर्थात ये शब्द आपको आ जाए तो वह कंपल्सरली आपको तीसरा शब्द बता रहा है, तो यहीं पर आपको आंख बंद करके आप बहुव्रीहि समास करके बता सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको कुछ उदाहरण से देखेंगे। देखिए दशानन, तो आप देखते ही यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि आपको यानी कि कुछ जगह पर आप भी पढ़े होंगे समास के बारे में, तो आप यहाँ पर देखते ही बोलेंगे कि सर ये तो दशानन है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास में चला जाएगा। तो यहाँ पर कैसे है ना, देखिए आप जहाँ पर भी एक शब्द को देखते हैं या समस्त पद को देखते हैं या सामासिक पद को देखते हैं, उसमें आपको सोचना चाहिए कि वो कहीं ना तीसरा अर्थ दे रहा है या नहीं। देखिए जैसे कि दशानन, जब हम इसका विग्रह करेंगे क्या आएगा, 10 है आनन जिसके, अर्थात देखिए ये यहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास के लिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अर्थात कौन है, रावण है ना। और देखिए त्रिलोचन, ये भी देख 3 आंखों वाला कौन है,
3 आंखों वाला है जो, अर्थात शिव, है ना, शिव। और पीतांबर, देखिए आपको ये देखने पर भी आपको लगता है ये कुछ अलग है ना। देखिए पीतांबर जैसे कि पीला वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण हो, राम हो, है ना, जैसे कि कोई भी हो, अर्थात का हो। अगर आप चाहे विष्णु भी हो तो आप इसका बहुव्रीहि लगा सकते हैं। आपको ये पता है कि बहुव्रीहि समास को समास का राजा कहा जाता है ना, तो ये सही है, आप एक जगह पर लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरह नीलांबर, नीले वस्त्र धारण करने वाला, अर्थात शनिदेव, है ना। इसी तरह देखिए 5वां घनश्याम, घन के समान है काला, अर्थात कृष्ण, है ना। तो इसी तरह आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आपको कंफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन जब भी आपको कोई तीसरा शब्द का संकेत मिल रहा है वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास को ही लगाना है। अगर नहीं है तो आप उसके अलावा वहाँ पर आपको कर्मधारय समास दिया हो या द्विगु समास दिया हो तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए जहाँ पर आपको त्रिलोचन दिया है तो वहाँ पर उस ऑप्शंस में आपको बहुव्रीहि नहीं दिया, तो आपने क्या कर सकते हैं, तो आप द्विगु लगा सकते हो, है ना। जैसे त्रिनयन, है ना, त्रिभुज, त्रिभुज का तो आप अर्थात करके देखिएगा, तो अगर उसका कोई आ रहा है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो वो किस में जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा। इसी तरह आप चतुर्भुज, लंबोदर, है ना, मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश, है ना। इसी तरह आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। आपका जो भी डाउट्स है आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों समासों के जो उदाहरण है तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। चलिए कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, यानी कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और कुछ नया समस्याओं को सामना करना पड़ता है, ठीक है। उस समय हमें उस समस्याओं को देखकर भागना नहीं है, उन समस्याओं को सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप मुझे टेलीग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। और आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि मेरे क्लासेस को आगे भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही घंटी बजाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे क्लासेस की नोटिफिकेशंस पहुंच जाए। और आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपका जो भी विचार हैं या सजेशंस हैं आप कमेंट कीजिए, मैं उन्हें स्वीकार करूंगा और आपके जो भी डाउट्स हैं उन्हें ज़रूर क्लियर करूंगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।